एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि आपको नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर चाहिए 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताएं। तो मैंने आपके लिए पूरा पेपर बनाया है ये, ठीक है। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा आपका पेपर आएगा उसी तरह मैंने बिल्कुल आपका पूरा पेपर बनाया है। गाइस, अगर आपने इस पेपर को सही ढंग से हल कर लिया, अच्छे से आपने इसी पेपर को याद कर लिया और एक बार हल भी कर देख लिया, तो 100% इस बार आप 90+ स्कोर कर जाओगे, क्योंकि ये पेपर मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी मैंने रखे हैं, जो मॉडल पेपर में आपके जो प्रश्न आते हैं वो भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है उनसे भी मैंने इनमें प्रश्नों को उठाया है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा पेपर आपको अच्छे से हल कर लेना। आपने बोला था कि आपको नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर चाहिए, 2023 के मॉडल पेपर है वो आपको हल चाहिए। तो मैंने आपके लिए ये पेपर बनाया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपकी जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वही मैंने यहाँ पर रखे हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट आपका जो मैंने रखा है वो यहाँ पर दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 में। ओके, फिर देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर रखा है, निम्न देशों में से कौन सा एक मित्र राष्ट्रों में नहीं था। ओके, निम्न देशों में से कौन सा एक मित्र राष्ट्रों में नहीं था? तो कौन सा देश नहीं था? सोवियत संघ। जो सोवियत संघ है, यानी आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जो आपका राइट है वही आपको चूज कर लेना है, उसी को आपको लिख कर आना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोवियत संघ। आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे फ्रांस, रूस, इटली, ये सब आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको कौन सा चूज करना है? सोवियत संघ। समझ आ गया। फिर देखिए, आपका जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1960 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था। तो कहाँ संपन्न हुआ था? बेलग्रेड यूं ही चला, यानी बेलग्रेड में यूं ही चला, विया में संपन्न हुआ था। ओके, ये विया में संपन्न हुआ था। ओके, इस तरह से आपको लिखना है, यानी जो ऑप्शन दिए जाएंगे तो जो आपका राइट ऑप्शन है उसी पर आपको क्लिक कर देना है, वही आपको लिख कर आना है। समझ आ गया। इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि भारतीय जनसंघ का गठन किस वर्ष हुआ। भारतीय जनसंघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1951 को दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया जाएगा किस वर्ष पूछा है, तो सिर्फ आपको इतना दिया जाएगा ऑप्शन में कि अक्टूबर 1951 को। ओके, और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये दिल्ली में हुआ था इसका गठन। ठीक है, फिर देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न वो मैंने यहाँ पर लिया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ओके, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है कि दुग्ध उत्पादन। समझ आ गया। फिर इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने रखा है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? उत्तराखंड में। ओके, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, यानी जो आपका जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके लिख देना है। फिर देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है वो आपका देखिए दिया गया है कि निम्न में से किस देश द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई। यहाँ पर ये द्वार लिखा है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर ये द्वार लिखा है। ओके, निम्न में से किस देश द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई? तो कौन सा देश है? चीन है वो। कौन सा देश है? चीन। ठीक है, फिर देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि कारगिल संघर्ष कब हुआ। कारगिल संघर्ष कब हुआ? तो कब हुआ? 3 मई 1999 में। ओके, 3 मई 1999 में कारगिल संघर्ष
हुआ था। ओके, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया, आपके 10 आएंगे, ठीक है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ओके, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है, तो आपको इस पर टिक करना है, यानी इसको आपको लिख के आना है। नक्सलवादी आंदोलन, ओके, नक्सलवादी आंदोलन है वो किसमें नहीं आता, आपातकाल घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है। ओके, इसको आपको लिख कर आना है। आपको ध्यान से पढ़ना है कि नहीं दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। ओके, समझ आ गया। और आपके देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आएंगे, यानी पूरा पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, पूरा पेपर आपको मिलेगा, सारे आंसर आपको मिलेंगे। अब देखिए जो आपके अब देखिए आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से आ सकते हैं। ओके, अब देखिए ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे फर्स्ट नंबर पर हमने प्रश्न लिया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, या तो ये विस्तृत में रखा जाएगा या फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में या फिर लघु में पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको 100% तैयार करना ही है, ऐसा समझ लो आप। ओके, इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ओके, तो देखो राज्यों का समूह जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध नहीं है, ओके, उसी को हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का गठन शीत युद्ध के दौरान नए आज़ाद हुए या विकासशील देशों को सोवियत संघ और संयुक्त राज्य से अलग रहकर अपने हितों और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र तथा रहने के लिए किया गया था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो इसका गठन है वो इसलिए किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर ही लेना है। मैंने ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने ये थोड़ा बड़ा करके लिखा है, अगर आप 1-2 लाइन बीच में भूल भी जाती हो तो आपको सही से लिख कर आना है, ठीक है। जैसे 1-2 लाइन आप भूल भी गए तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिले, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके लिखा दिया है, क्योंकि ये विस्तृत में भी आ सकता है। ओके, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस नदी तथा किस आंदोलन से है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस वीडियो में आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पूरा पेपर आपको मिलेगा जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस नदी तथा किस आंदोलन से है, तो इसका आंसर देखो आप इस तरह से दोगे कि सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी जब आप नर्मदा नदी लिखोगे तो इसके नीचे आपको एक लाइन कर देनी है अपनी स्केच की सहायता से, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर बना 108 मीटर ऊंचा है। ओके, 1 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। ओके, और इनका लगातार विरोध होता रहा है। सरदार सरोवर बांध की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में रखी थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने ही जो आपका सरोवर बांध है इसकी आधारशिला को रखा था। कौन से सन में? 1961 में। ओके, अब देखिए जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने रखा है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि नई दिल्ली राज्यसभा ने सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के प्रावधान वाले विधेयक यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को सोमवार को मंजूरी दे दी। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है, आज़ादी के समय रियासतों की संख्या कितनी थी?
इन्हें भारत से जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत के 200 साल के राज्य को खत्म कर आज़ाद हुआ था। ओके, और फिर इसके आगे आप लिखोगे लेकिन आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि 500 से ज़्यादा रियासतों का भारत विलय। उस वक्त रियासतों के विलय का देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को सौंपा गया था। इस तरह से आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिख देना। ठीक है, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि पृथ्वी सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि रियो डी जेनेरियो शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन सत्र 1992 में 14 जून में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर दोगे, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, यानी जितना भी आज मैं पेपर आपको हल करा रही हूँ पूरा आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ओके, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि कश्मीर पर कव्वाली आक्रमण कब एवं किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप पेपर उठा के देखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कश्मीर पर कव्वाली आक्रमण एवं किसके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह दोगे कि 22 अक्टूबर 1947 एक ऐसी तारीख है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। फिर इसके आगे आप लिखोगे इस दिन पाकिस्तान ने कव्वाली की आड़ में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन रियासत पर आक्रमण किया और बाद में अवैध रूप से उस पर कब्जा करने में सक्षम हो गया, जिसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है। ओके, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि अमेरिका ने 16 जनवरी 1991, ये 91 लिखा, ठीक है, 16 जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। अगस्त 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला बोल दिया तब अमेरिका ने 48 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की। ओके, समझ आ गया। फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि नक्सलवादी आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? वर्तमान में भारत में कितने राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं? ये आपका प्रश्न है। तो देखो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे, इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि नक्सलवादी शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव से हुई थी। ओके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। ओके, मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से प्रेरित नक्सलवाद का जन्म 25 मई 1967 को हुआ माना जाता है। ओके, इतना आपको लिख देना क्योंकि ये आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा ही थोड़ा आपको लिखना होगा। थोड़ा मैं बढ़ाकर आपको इसलिए लिखा दे रही हूँ क्योंकि आप एक दो लाइन अगर आप मिस भी कर जाओ, एक दो लाइन आप भूल भी जाओ तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिले। ठीक है, या तो आपको पूरा ही करना होगा। ओके, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है इस प्रश्न के आंसर को। ओके, तो आपका प्रश्न दिया गया है कि आसियान का पूरा नाम लिखिए। ये विस्तृत में भी आपसे पूछ लिया जाएगा आसियान के बारे में। ठीक है, आसियान का पूरा नाम लिखे तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने
और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए भी कार्य करते हैं। ओके, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने, ये आपके अभी अतिलोक उत्तरीय प्रश्न ही चल रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि यूरोपीय संघ के उन 2 देशों का नाम लिखिए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ओके, तो इसका आंसर आप इस तरह दोगे, इसका आंसर हो जाएगा कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ओके, फिर इसके बाद आपके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, देखो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सुरक्षा परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। सुरक्षा परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन। ओके, इस तरह से आपको आगे लिखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन जिसके 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, जो इस बात का सादे प्रयास करते हैं कि राष्ट्रों में परस्पर लड़ाई झगड़े ना होने पाए। सुरक्षा परिषद के कार्यों को आप इस तरह से लिखोगे। समझ आ गया? फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो दिया गया है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इनका आंसर आप इस तरह से दोगे, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस तरह से करनी है कि अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक सैन्य छावनी में दलित परिवार में हुआ था। फिर इसके आगे आप लिखोगे इनके पिता रामजी मलौजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना के सूबेदार थे। ओके, अम्बेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। फिर आप लिखोगे उन्होंने दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। ओके, उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह से आपको संक्षिप्त टिप्पणी कर देनी है। समझ आ गया? फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि विश्व स्तर पर शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वो आप इस तरह से लिखोगे कि शरणार्थी समस्या वर्तमान में दुनिया के समक्ष एक गंभीर विषय बनकर उभरा है, जिसका कोई पुख्ता समाधान नहीं दिख रहा। फिर इसके आगे आप लिखोगे कि आतंकवाद से संघर्ष कर रहा सीरिया एक देश हो गया है जहां प्रत्येक नागरिक, ओके, फिर आपको क्या लिखना है, जहां प्रत्येक नागरिक के मन में पलायन का विचार एक बार अवश्य आता है। वर्तमान में शरणार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आवास या निवास स्थान है। फिर इसके आगे देखिए जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर रखा है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका क्या दिया गया है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखोगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक विकास, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग सर्वप्रथम 1962 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के काहिरा सम्मेलन में उठाई गई। समझ आ गया? फिर इसके आगे आपको लिख देना है कि इसके बाद
1970 के ढाका गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसी बात को दोहराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशीकरण के अनुभवों से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विचार उभरा। ओके, इतना आपको इसमें लिख देना है। फिर देखिए जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कौन कौन से, इतने के जो आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर देखिए जो आपके लघु उत्तरीय मतलब जितने भी प्रश्न इस बार आ सकते हैं तो वो सारे मैं आपको बता दूंगी। ओके, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत सरकार का नजरिया विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका आंसर मैंने नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है अपनी बुक में, अपने नोटबुक में, तो आप लिख लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, इसके भी आंसर हम आपको दे देंगे। समझ आ गया। फिर इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार आ सकता है कि भारत एवं रूस के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद भी होगा, हरित क्रांति क्या थी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी आपको मतलब जितने भी आज मैं प्रश्न बता रही हूँ आपको ये सब अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, फिर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है कि 2002 में भारत द्वारा किस वैश्विक पर्यावरणीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में साक्ष्य संपदा के अर्थ को उदाहरण देकर संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बता रही हूँ ये पूरा पेपर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका भी आंसर देखना है और फिर इसका भी आंसर देखना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इनके आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे। देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया है, किन 2 संशोधनों के द्वारा महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आज किया जाएगा। ठीक है, 10 आपके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये प्रश्न इस बार आ सकते हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में। समझ आ गया। फिर इसके बाद देखिए जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी मैंने यहाँ पर बता दिए। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके कौन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि दक्षेस की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये कई पेपर में देखा है। ठीक है, कि दक्षेस की स्थापना कब एवं कहाँ हुई, दक्षेस से क्या आशय है, दक्षिण एशिया के देशों में दक्षेस और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। ओके, ये आपका प्रश्न दिया गया है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है वो दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है, इसके तत्कालीन प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न भी इस बार पूछा जा सकता है 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। समझ आ गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।